एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 9th के वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर से प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी टॉपिक को। आज की क्लास में हम लोग प्रेसिडेंट के रोल को, प्रेसिडेंट के पावर्स, प्रेसिडेंट के पावर के लिमिटेशन, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के तरीके, इनके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग जुडिशरी के मीनिंग को समझेंगे। जुडिशियल सिस्टम जो हमारे कंट्री का है, द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, जो यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है, वो समझेंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब समझेंगे। जुडिशियरी के क्या पावर है, क्या रोल है, एक एक चीज़ हम लोग आज के टॉपिक में समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने अपने इस चैप्टर में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशंस के मीनिंग को समझा है। हम लोगों ने पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंस को समझा। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव में हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के रोल को देखा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने अब तक डील किया है। अगर आपने इससे पीछे के क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं इस वीडियो में पिछले क्लासेस के लिंक डाल दूंगा, आप वहां से पिछले क्लास को कवर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक में प्रेसिडेंट की। ठीक है, देखिए हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 52 टू 78 है, जहाँ पे प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से लेके प्रेसिडेंट के पावर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मेथड मेंशन किए गए हैं। हमारे कंट्री में जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सो द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट के पोस्ट का आइडिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है ना, सो द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रेसिडेंट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है हमारे कंट्री में वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और हमारे कंट्री में जो प्रेसिडेंट का रोल है, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट हमारे कंट्री के नॉमिनल हेड है। हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट का वही रोल है जो ब्रिटेन में ब्रिटेन के महारानी का है। ठीक है, मींस हमारे कंट्री में जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करते हैं। जो नॉमिनल हेड है हमारे कंट्री के वो प्रेसिडेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट की। देखिए, जो हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को हमारे इंडिया के सिटीजन डायरेक्टली चूज नहीं करते हैं, बल्कि प्रेसिडेंट को हमारे कंट्री के एक इलेक्टोरल कॉलेज मिलके इलेक्ट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज कहने का मतलब हमारा होता है एक ऐसे ग्रुप से, इलेक्टर्स का एक ऐसा ग्रुप जो एक बड़े ग्रुप के द्वारा, बड़े ग्रुप के बिहाफ पे कोई इलेक्शन करते हैं। जैसे हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट का इलेक्शन एमपीज और एमएलए इनके ग्रुप मिल के करते हैं। तो ये जो एमपीज हैं या एमएलएज हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? हमारे कंट्री के लोग करते हैं ना। सो हमारे कंट्री के जो सिटीजन है वो ग्रुप काफ़ी बड़ा है। उस ग्रुप के बिहाफ पे जो एमपीज हैं या एमएलएज हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। सो एमपीज और एमएलएज का जो ग्रुप होगा वो कहलाएगा इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है ना। सो हम लोग क्या देख रहे हैं? द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट हु हैज नॉमिनल पावर, एंड इफ वी टॉक अबाउट द position, if we talk about the role or position of the president, then it is similar to the Queen of Britain. The president enjoy or exercise the power in the same way the Queen of Britain does. ठीक है ना। सो हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो ब्रिटेन के महारानी जैसे है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे कंट्री के जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उनके कामकाज को मॉनिटर करते हैं। सो द प्रेसिडेंट डज मॉनिटर, द प्रेसिडेंट डज सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। व्हेन यू टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, then it is very obvious now that the president is appointed by the electoral college. इलेक्टोरल कॉलेज हम लोग समझ रहे हैं। इलेक्टोरल कॉलेज कहने का मतलब एक इलेक्टर्स का ग्रुप। ठीक है ना। सो इलेक्टोरल कॉलेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स चूजन बाय अ लार्जर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। सो इलेक्टोरल कॉलेज हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 2 यूनियन टेरिटरीज के मेंबर भी शामिल होते हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज के एमएलए शामिल होते हैं। आपको आइडिया है ना कि हमारे कंट्री में 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पे जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, कौन कौन से है? पुडुचेरी और दिल्ली।
ठीक है। दीज आर द टू यूनियन टेरिटरीज विच हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, तो यहाँ के एमएलए भी पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। फिर हम लोग बात करते हैं कि हमारे कंट्री के गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लाती है, जो भी कानून बनाती है, कानून तो गवर्नमेंट बनाती है लेकिन वो साइन किसके नाम से होता है? प्रेसिडेंट के नाम से। सो ऑल गवर्नमेंट डिसीजन आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इज इट क्लियर? जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे। हमारे कंट्री का दूसरे जो दूसरे देश हैं, जो फॉरेन कंट्रीज है, उनके साथ जो भी फॉरेन रिलेशन होते हैं, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, वो सब प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे कंट्री में जो भी मेजर पोस्ट पे जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट्स के जो गवर्नर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट, दीज ऑल अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है ना। तो हम लोग तीन चीज देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन होंगे प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, कंट्री में जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, चाहे वो सीजेआई हो, चाहे अटॉर्नी जनरल हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, ठीक है, हमारे यूपीएससी के हो मेंबर हो, ये सब प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। उसके बाद हम लोग पिछले क्लास में 80 में भी पढ़े थे कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे जो डिफेंस फोर्सेस के 3 विंग्स है। ठीक है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेना के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। सो ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द 3 विंग्स ऑफ डिफेंस। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे कंट्री में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पावर होता है कि वो इमरजेंसी को इम्पोज कर सके। द प्रेसिडेंट हैज पावर टू इम्पोज इमरजेंसी एंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 आर्टिकल्स दैट डील विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इम्पोज इमरजेंसी। 3 कंडीशन में प्रेसिडेंट इमरजेंसी इम्पोज करते हैं। ठीक है, तीनों आर्टिकल आप ध्यान से समझिएगा। पहला है एक्सटर्नल इन्वेजन या विदेशी आक्रमण, जब कोई दूसरा कंट्री हमारे कंट्री पे अटैक करेगा, जब वॉर लाइक सिचुएशन होगा, तो इन दैट कंडीशन द प्रेसिडेंट कैन impose emergency and this provision has been mentioned in article 352. article 352 deals with the power of president to impose emergency in case of external invasion. ठीक है ना। सो विदेशी आक्रमण की स्थिति में हमारे प्रेसिडेंट इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है, संवैधानिक असफलता, जब लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। किसी स्टेट में अगर गवर्नमेंट अपना फंक्शन सही से नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट लोगों के हिसाब से रूल नहीं कर पा रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रही है, तो उस कंडीशन में गवर्नर के रिकमेंडेशन पे हमारे प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं कि जब हमारे कंट्री में फिनेंशियल क्राइसिस हो, जब कंट्री की वित्तीय हालत बहुत ज़्यादा खराब हो, तो प्रेसिडेंट उस कंडीशन में भी इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। सो 3 कंडीशन है, एक्सटर्नल इन्वेजन, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर और फिनेंशियल क्राइसिस। 3 आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। तीनों आर्टिकल बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे आपको। ठीक है, आर्टिकल 352, 352, 356, 360, 4 का डिफरेंस है तो आसानी से याद हो जाएंगे। आर्टिकल 352 एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर और आर्टिकल 360 फिनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो हम लोग प्रेसिडेंट के ये पावर्स देख रहे हैं, प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के तरीके को समझ रहे हैं। लेकिन देखिए हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड तो नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास रियल पावर या एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। प्रेसिडेंट को जो पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उस पर कुछ लिमिटेशंस भी है। तो हम लोग ना प्रेसिडेंट के पावर का जो लिमिटेशन है और लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इसको भी समझते हैं। तो हम लोग ना प्रेसिडेंट के पावर को तो समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट हमारे कंट्री में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, जो भी इंटरनेशनल पैक्ट्स हैं, प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। कंट्री में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, यूपीएससी के चेयरमैन हो, स्टेट के गवर्नर हो, दीज ऑल अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है,
लेकिन हमें ये पता है कि हमारे कंट्री में जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है या जो प्रेसिडेंट है, लोग उसको डायरेक्टली चूज नहीं कर रहे हैं। द प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, कौन सी बॉडी डायरेक्टली इलेक्टेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा, ये डायरेक्टली इलेक्टेड है। सो लोगों ने पावर किसको दिया है? एग्जीक्यूटिव। लोगों ने रूल बनाने का पावर किसको दिया है? लोकसभा को दिया है। कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के डिसीजन तभी कानून बनते हैं, कोई भी बिल तभी कानून बनता है जब हमारे प्रेसिडेंट का उस पर साइन होता है। ठीक है, अब अगर कोई बिल मान लीजिए गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से पास करा लिया और प्रेसिडेंट के पास सेंड किया, के सिग्नेचर के लिए भेजा। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इस बिल में कुछ चेंज होने चाहिए या प्रेसिडेंट उस बिल से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट्स के पास वीटो पावर है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अपने वीटो पावर का यूज करके उस बिल को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि उस बिल को फिर से गवर्नमेंट के पास रीसेंड करेंगे रिकंसीडरेशन के लिए। गवर्नमेंट को वो सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कुछ चेंज किया जाए। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट अपने जो उनकी प्रोविजंस है उस पर फिक्स्ड है, गवर्नमेंट रिजिड है कि वो कोई चेंज नहीं करने वाले हैं बिल में, गवर्नमेंट के हिसाब से बिल बिल्कुल परफेक्ट है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? आप प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं या प्रेसिडेंट उस बिल को साइन करेंगे? देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि प्रेसिडेंट को नहीं बल्कि लोगों ने गवर्नमेंट को, जो लोकसभा में जिनकी मेजॉरिटी है, उनको पावर दिया है, डायरेक्टली इलेक्ट किया है। तो उस केस में हमारे प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, गवर्नमेंट के जो डिसीजन है, जो बिल हैं, वो साइन करने होंगे। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर हमारे गवर्नमेंट के पास है, एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, पार्लियामेंट में डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। सो व्हाट वी सी दैट द प्रेसिडेंट कैन ओनली एक्सरसाइज हिज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट अपने पावर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशन पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट एग्रीड, इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोविजन ऑफ द बिल सजेस्टेड और प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, ही कैन डिले इन हिज consent, he can delay in signing the bill and he can resend the bill to the parliament, to the government for reconsideration. Yet the president cannot force the government to change the basic provision of the proposed bill. We know that the government is directly elected by the people and the government has all responsibility in the parliament. So the government is not liable, the government cannot be forced by the president. If the bill sent by the president for reconsideration and the government is rigid for its basic provision, government is not willing to change the provisions of the proposed bill, the president has to sign the bill. अगर गवर्नमेंट कोई प्रोविजन चेंज करने के लिए तैयार नहीं है तो प्रेसिडेंट को उस केस में साइन करना पड़ेगा बिल पे। दो ही कैन डिले इन हिज डिसीजन एंड सेंड द डिसीजन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन। ओके, but the bill has to be signed by the government if the government is not making any change in the original provisions. If the bill is resent by the council of minister, the president has to accept it. बात समझ में आ रही है ना कि अगर दोबारा से ये बिल भेजा जाता है, if the bill is resent to the president has to sign it. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट के रिमूवल का भी प्रोसेस है। हालांकि अब तक ये प्रोसेस नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन अगर पार्लियामेंट को लगता है कि प्रेसिडेंट अपना रोल सही से नहीं कर पा रहे, प्रेसिडेंट अपने एक्सरसाइज, अपने पावर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। इम्पीचमेंट कहने का मतलब है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जिससे प्रेसिडेंट को उनके पावर से रिमूव किया जा सकता है। सो इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के दोनों हाउस से 2/3 कंसेंट से प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, उनके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, उनको उनके पद से पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, सो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। ठीक है, अब ना प्रेसिडेंट के बाद हम लोग हमारे कंट्री के जुडिशियल सिस्टम को समझते हैं। हम लोग बात करेंगे जुडिशियरी की। जुडिशियरी कहने का मतलब हमारे कंट्री के जो जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे
हाई कोर्ट्स और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो जब हम जुडिशियल सिस्टम या जुडिशरी की बात करते हैं तो हमारा मतलब हमारे कंट्री के सारे कोर्ट से होगा। हमारे कंट्री में जुडिशियरी कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट से आएगा। हमारे इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है या इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है दैट विल बी फ्री फ्रॉम डोमिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स द जुडिशियरी विल एक्सरसाइज इट्स पावर, द जुडिशरी हैज नो डोमिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। कोई भी गवर्नमेंट जुडिशरी को प्रेशराइज नहीं कर सकती है, जुडिशरी अपने विजडम से अपने पावर को एक्सरसाइज करेगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है ना वो यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है, जिसको हम लोग यूनिफाइड जुडिशियरी कहते हैं। सो यूनिफाइड जुडिशियरी का मतलब क्या होगा? यूनिफाइड जुडिशियरी का मतलब हमारे कंट्री का यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन विच सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स ऑल द कोर्ट इन कंट्री। बात समझ में आ रही है ना कि जब हम लोग यूनाइटेड जुडिशरी कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के अंडर में सभी कोर्ट होंगे, वो हाई कोर्ट होंगे जो स्टेट में है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सो ऑल द कोर्ट्स विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, तो हम लोग जुडिशियरी की बात करते हैं, हमें पता है कि हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो बने हुए लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ जुडिशरी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जुडिशरी मॉनिटर करती है कि लेजिस्लेटिव ने जो लॉ बनाए हैं वो लॉ वैलिड है या नहीं, वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। वहीं जुडिशरी ये भी इंश्योर करती है कि जो लॉ बनाए गए हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं। जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है जिनको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। सो जुडिशरी इंश्योर करती है कि कंट्री में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका अपना काम, अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग अपने कंट्री के जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं तो हमें पता है कि सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है और उसके अंडर हमारे कंट्री के सारे कोर्ट आते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या हाई कोर्ट के जज होंगे वो अपॉइंट कौन करते हैं? हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट करते हैं। द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की बेंच है या जो जज के ग्रुप है उनमें जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना, यूजुअली वही हमारे कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कंट्री के जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज होते हैं वो बनाए जाते हैं। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पावर की बात करते हैं तो देखिए, हमारे कंट्री में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल इंटरप्रेटर है, फंडामेंटल राइट्स के जो सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं आप, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिक्योरिटी गार्ड आप कह सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? हमारे कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो डिस्प्यूट होते हैं उसको सेटल करते हैं। ये डिस्प्यूट चाहे सिटीजन और स्टेट के अगेंस्ट में हो, चाहे स्टेट और स्टेट के बीच में हो। अगर 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हमें पता है ना फेडरलिज्म में हम लोग देखते हैं ना कि हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अलग पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के भी पावर अलग है। अगर किसी इश्यू पे दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को कौन सेटल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो चाहे जो डिस्प्यूट स्टेट और सिटीजन के बीच हो या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच हो या स्टेट और स्टेट के बीच में हो, तो उसको सेटल हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट ही करेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को लेके अगर कोई मिस इंटरप्रिटेशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को समझने में कोई परेशानी है तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेंगे वही सबके मान्य होगा, ठीक है ना। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द फाइनल इंटरप्रिटेशनल पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है उसको इंटरप्रेट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट करती है। साथ ही साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है,
कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिलीवेंस है उसको प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। मीन्स गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्पिरिट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टिंक्ट है उसके अगेंस्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है कि सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को रिजेक्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट ने, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर कोई लॉ बनाया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया और लोगों को लगता है कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो लोग उस लॉ के अगेंस्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। हम लोगों ने अपने पहले क्लास में डिस्कस किया था, जब इंडिया में रिजर्वेशन आया तो बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे लोगों ने उसको अपोज किया। ठीक है, रिजर्वेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब किसी भी सिटीजन को लगता है कि गवर्नमेंट के जो डिसीजन है वो लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, लोगों के हित के अगेंस्ट है, तो लोग गवर्नमेंट के उस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 में इसका मेंशन है। जनहित याचिका कहने का मतलब कि लोगों के हित से, लोगों के भलाई से जुड़े मसले अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है उस पर, तो सिटीजन सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं, सिटीजन सुप्रीम कोर्ट से याचना कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना रोल, अपना पावर यूज करे और गवर्नमेंट के स्टेप्स को रोके। ठीक है, सो हम लोगों ने देखा है ना, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जब रिजर्वेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में PIL इशू किया गया, इंदिरा साहनी ने जब फाइल किया था। ठीक है, हम लोगों ने पहले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। हम लोग क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि कोई भी लॉ जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। सो द सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियरी डिसाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ पास्ड बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है ना, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं ये डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियरी। साथ ही साथ जुडिशियरी क्या करती है, इंश्योर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो एटर्निटी है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है, जो गरिमा है, वो सुरक्षित रहे। सो द जुडिशियरी इंश्योर्स द एटर्निटी ऑफ बेसिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो गरिमा है, जो रिस्पेक्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशियरी करती है। हम लोग ये भी समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट अपना काम सही से नहीं कर रही है, गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा डिसीजन ला रही है जिससे जो लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, जो लोगों के भले के खिलाफ है, लोगों के अगेंस्ट है, तो उस कंडीशन में कंट्री का कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस कर सकता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। तो आज के क्लास में हम लोगों ने प्रेसिडेंट और जुडिशियरी के रोल को समझा है। ठीक है, देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने अब इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम, अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।